नमस्कार, चरक उद्घोष चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम चरक सूत्रस्थान 7वें अध्याय को पढ़ेंगे और इसमें जो विशेष बातें होंगी, जैसा कि हम पहले से करते आ रहे हैं, मैं उसमें आपको स्पष्ट करने का प्रयास करूँगी। हमने देखा कि पहले जो है वो मात्रा शितीय अध्याय में बताया गया कि मात्रावत आहार लेना चाहिए। फिर आगे बताया गया कि जो है अग्निबल और प्रकृति की अपेक्षा से लेना चाहिए, गुरु द्रव्य, लघु द्रव्य, और उसके बाद में ऋतुओं के अनुसार किस प्रकार से आहार विहार का जो प्रयोग, मतलब आहार और चेष्टा किस प्रकार की होनी चाहिए, इसके विषय में हमने तस्याशितीय में पढ़ा। अब हम आते हैं नवेगान धारणीय पे, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्न का ग्रहण करता है तो उसके जो एक्सक्रीटा है वो क्रिएट होता है, जनरेट होता है बॉडी में, और उसको बाहर निकलने का जो है वो इस प्रकार की इच्छा शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, जिसको हम अर्ज कहते हैं, या जिसको शब्द को आयुर्वेद में वेग शब्द से कहा गया है। वेग का अर्थ होता है कि जो बाहर जाने के लिए, प्रवृत्ति के लिए वो उन्मुख हैं, अर्थात वो बाहर जाने के लिए स्वयं ही उद्यत हैं। जैसे मिक्चुरेशन की अर्ज होती है, डिफिकेशन की अर्ज होती है, तो और भी कई अर्ज होती हैं, इसीलिए उसको विशेष रूप से यहाँ पर बताया गया है। क्या है कि आयुर्वेद जो है वो आयु का विज्ञान है, इसलिए आयु से संबंधित जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनके ऊपर आयुर्वेद ने बहुत ही सुंदर प्रकार से हमको दिशा निर्देश किया है। तो हम आज नवेगान धारणीय अध्याय को प्रारंभ करते हैं, और इसमें सबसे पहले हम जब बात करते हैं तो अथातो नवेगान धारणीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवानात्रयः। ऐसा हर बार वो जब भी कोई अध्याय प्रारंभ करते हैं ऐसा कह देते हैं, ताकि उनके बात की ऑथेंटिसिटी बनी रहे। इसके बाद क्या होता है कि उसमें बताया गया है, न वेगान धारयेत धीमान जातान मूत्र पुरीशयो न रेतसो न वातस्य न छर्द्य शवथ न च न उद्गारस्य न जृम्भाया न वेगान क्षुत्पिपासयोः न वाष्पस्य न निद्राया निश्वासस्य श्रमेण च। ये जो बताए गए हैं, ये इसी स्वरूप में, जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसी स्वरूप में यदि आप इसको श्लोक की फॉर्म में याद कर लेते हैं तो आपको कभी भी ये भूलेंगे नहीं। अन्यथा 2, 4, 5 के बाद आप रुक जाते हैं कि बस इससे आगे दिमाग लगा लगा के जब सोचना पड़ता है तो आप अक्सर भूल जाते हैं। तो ये मेरा अनुरोध रहेगा कि इस श्लोक को आप याद रखें। तो इसमें उन्होंने क्या क्या कहा, मूत्र है, पुरीश है, हम जानते हैं सब क्या होते हैं, है ना, यूरिन है, स्टूल है, वीर्य है, स्पर्म, और अपान वायु है, ठीक है ना। तो ये अपान वायु जो होती है, जो एनस के थ्रू जो एयर पास होती है, और वमन है, यानी वमन यहाँ पर शब्द प्रयोग कर दिया गया। यहाँ ऊपर जो है वो क्या कहा है, छर्द्या। तो आपको बताना चाहती हूँ कि छर्दी और वमन में क्या अंतर होता है। छर्दी जो होती है वो एक रोग है, और वमन जो है वो करवाते तो उसमें छर्दी ही हैं, लेकिन वो औषधियों के माध्यम से मेडिकेटेड फॉर्म में उसको करवाया जाता है। वमन जो है वो एक क्रियाविधि है, एक पंचकर्म में से एक थेरेपी है, और छर्दी जो है वो एक रोग है जो आमाशय में उत्क्लेश के कारण उत्पन्न होता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि छर्दी और वमन में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर उन्होंने जैसे न रेतसो न वातस्य न छर्द्याः, ये सब जो है कि वॉमिटिंग के वेग को रोकना, छींकना, क्षवथु जो है वो छींकना, उद्गार जो है उसका मतलब है जो डकार लेते हैं वो है, और जिह्वा आप जानते हैं उबासी लेना, और न जम्बाया न वेगान क्षुत्पिपास्यो, या क्षुधा और पिपासा, प्यास लगी है, भूख लगी है, तो उसके वेग को भी हमें इग्नोर नहीं करना है।
और परिश्रम से उत्पन्न वेगों को, श्वास के वेगों को ना रोकें। ऐसा हम यहाँ पर जो आचार्य चरक है वो इस चीज़ को बता रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी है कि जैसे यहाँ पर उन्होंने इसके आगे जो वर्णन किया वो ये किया कि क्या क्या वेग धारण करने से क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं और फिर उनकी जो है वो एक सामान्य चिकित्सा क्या होती है, इसको बताने के लिए उन्होंने आगे बताया है। तो मेरा आपसे जो छात्रगण हैं उनसे अनुरोध है कि आप एक, वैसे तो आजकल जो आपकी जो बुक्स आ रही हैं, जितनी भी बुक्स आप टेक्स्ट बुक की तरह आ रही हैं, उनमें ये चार्ट बना हुआ है कि कौन सा वेग है, वेग का नाम क्या है, वेग को धारण करने से क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं और फिर उसकी चिकित्सा क्या होती है। ये यद्यपि आपकी जो भी आपके पास पुस्तक है उसमें बना हुआ होगा, लेकिन फिर भी मेरा अनुरोध ये रहेगा कि आप इसे स्वयं बनाएं। स्वयं बनाने से क्या रहता है कि आपको वो ध्यान में रहता है, क्योंकि आप एक तो आपको लिखने की प्रैक्टिस होती है। जो आजकल बच्चे जो हैं वो हिंदी लिखना भूल गए हैं, उनको हिंदी में बार बार लिखने से अभ्यास होगा। दूसरी बात यह है कि स्वयं बनाने से हमें बहुत सारी चीज़ें माइंड में ध्यान में रह जाती हैं, और जो पहले से लिखा लिखाया है उसको पढ़ने से अच्छा है। मेरा हमेशा यही, मैं इस बात के ऊपर हमेशा एम्फेसाइज़ करती हूँ कि मूल संहिता को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मूल संहिता को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है अगर आयुर्वेद में किसी भी प्रकार की सफलता की आशा आप रखते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, एतान धारयतो जातान वेगान रोगा भवन्ति ये पृथक पृथक चिकित्सार्थम तान में निगततः शुनु। यानी कि उन्होंने कहा कि जो भी इन वेगों को धारण करने से जो रोग होते हैं और उनकी जो पृथक पृथक चिकित्सा होती है वो आप मुझसे सुने। ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ से शुरू किया था? मूत्रपुरीशियों से। जब वहाँ जहाँ श्लोक में जो होगा उसकी डिस्क्रिप्शन में भी आगे उसी सीक्वेंस में रहेगा। इसे कहते हैं यथाक्रम। यथाक्रम जो कि तंत्र का एक गुण भी होता है। तो बस्ती मेहनयो शूलम मूत्रकृच्छम शिरोरुजा विनामो वंक्षणम आह स्यात् लिंगम मूत्र निग्रहे। यानी कि मूत्र के वेग को धारण करने से क्या होता है? मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर, मूत्र इंद्रिय है ना, यानी कि जो इंद्रिय से जो मिक्चुरेशन के लिए जो इंद्रिय बनाई गई है उसमें शूल होता है। ठीक है। तो ये क्या है? यूरेटर्स है ना, इसमें शूल होता है। मूत्रकृच्छ यानी कि मूत्र को जो जब उसको बाद में पहले रोक लिया और फिर जब आप उसको मूत्र का विसर्जन करने के लिए जाते हैं, जब उसको आप मिक्चुरेशन के लिए जाते हैं तो वो बहुत कठिनता से बाहर आता है, डिफ़िकल्टी इन पासिंग द यूरिन। तो ये होता है शिरोवेदना, सिर में दर्द होता है। विनाम यानी वेदना के समय मूत्राशय को दबाते हुए झुक जाना। ठीक है ना, जब पेन हो रहा होगा यूरिनरी ब्लैडर में तो उसको दबाते हुए झुकना सामने। और वंक्षण प्रदेश में आनाह, वंक्षण प्रदेश में आनाह यानी जो इन्ग्वाइनल रीजन है उसके अंदर पेन होना, उसका फूल जाना। और क्या होता है? मूत्राशय में मूत्र के संचित होने के कारण जो है वो अनाह किसको कहते हैं? जो वहाँ पर तनावजन्य, जहाँ पे जो क्योंकि यूरिन वहाँ पे कलेक्ट हो गया है तो वो नेचुरली कि अपनी वॉल्स पे प्रेशर दे रहा है, तो उससे जो पेन होती है उसे अनाह कहेंगे। तो ये उत्पन्न हो जाता है, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। करना क्या है, क्या चिकित्सा है इसकी? तो आप कैसे लिखेंगे? टेबल बनाएंगे, मूत्र लिखेंगे, मूत्र के वेग को रोकने से होने वाली जो व्याधियां हैं या लक्षण हैं वो लिखेंगे। और उसके बाद में क्या लिखेंगे कि जो है इसमें इसके बाद क्या आ रहा है कि इसकी चिकित्सा कैसे की जाएगी। ठीक है। तो इसमें जो चिकित्सा कही गई है वो क्या है? स्वेद अभ्यंग, स्वेद अवगाह, अभ्यंग सर्पिश अवपीड़कम,
मूत्रे प्रतिहते कुर्यात त्रिविधम वस्ति कर्म च। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो क्या क्या ट्रीटमेंट है, स्वेदन है, ठीक है, फोमेंटेशन से स्वेदन है, अवगाहन है, अवगाहन कहते हैं नाभि से नीचे का स्नान जो होता है, टब बाथ जिसको हम बोलते हैं, और अभ्यंजन है, अभ्यंग है, वहाँ पर अभ्यंगान, उसमें जो अभ्यंग करना है, और इसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, अभ्यंजन और सर्पिष्ट अवपीड़कम, और अवपीड़क घृत का सेवन। अवपीड़क किसको कहते हैं? पीड़क होता है जैसे एक उसको प्रेस हो जाना, यानी कि बीच में कुछ प्रेस हो जाना, सैंडविच। कैसे होता है कि भोजन से पूर्व भी बहुत सारा जो है सर्पी यानी घृत का सेवन, और भोजन के पश्चात भी घृत का सेवन, इस तरह से जो घृत का सेवन किया जाता है उसको अवपीड़क कहते हैं। प्रेस होता है उसके अंदर, भोजन प्रेस होता है, पहले सर्पी और बाद में भी सर्पी। आगे चल के ये इसमें बताएंगे कि जितने भी वेग हम धारण करते हैं, जो वेगों को धारण नहीं करना चाहिए, उन वेगों को यदि धारण किया जाता है तो सभी वेगों में जो है एक ही दोष की उत्पत्ति होती है, और वो है वात दोष। तो वात दोष की जो है वो प्रकोप होता है। इसीलिए जितने भी हम यहाँ पर उपाय बताएंगे वो सब प्रमुखतः वात का शमन करने के लिए होंगे। तो यहाँ पर उन्होंने ये अवपीड़क घृत का प्रयोग किया। फिर मूत्रे प्रतिहते जब रुक गया है, अब वो जब हमने पहले तो अपनी मर्जी से रोका था, बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस हमें कभी रोकना पड़ता है, तो कभी कभी कोई हैबिचुअल हो जाता है उसको रोकने का, तो उसको बारे में भी मैं बात करूँगी। कुर्यात त्रिविधम वस्ति कर्म, वो 3 प्रकार का वस्ति कर्म, 3 प्रकार का वस्ति कर्म यानी अनुवासन, निरूहन और जो त्रिविध अनुवासन है, और निरूहन बस्ती है, और उत्तर बस्ती है। इस तरह से 3 प्रकार का बस्ती कर्म किया जाता है, एनिमा ऑफ 3 टाइप्स। अब आपको मैं बताती हूँ कि मूत्र प्रतिहते क्या होता है, जहाँ हैबिचुअल हैबिट हो जाती है। क्या होता है कि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है, वो मैं आपको साथ में जो है ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज की तरह बता रही हूँ कि साइकोलॉजिकल एक फैक्ट, एक वो होता है जिसको हम कहते हैं होर्डिंग पर्सनैलिटी। होर्डिंग पर्सनैलिटी ये क्या होती है कि या तो ये ट्रेट है, तो ये बचपन से हो सकता है, जेनेटिकली हो सकता है, या फिर होर्डिंग पर्सनैलिटी की होती है होर्ड करना, संग्रह करना, संचय करना, ये वाली जो चीज़ है वो डेवलप होती है। कैसे होता है कि जैसे बच्चा छोटा है, अब वो बच्चा छोटा जो है उसको हम कहीं ट्रेन में कहीं ऐसी जगह पे ले जा रहे हैं जहाँ पे आसपास पार्क में घूमने गए हुए हैं, वहाँ आसपास वॉशरूम दिखाई नहीं दे रहा, तो हम बच्चे को क्या कहते हैं, या कार में कहीं ले जा रहे हैं बच्चे को और उसको जो है वो मिक्सचरेशन के लिए अर्ज हो रही है या डिफिकेशन के लिए हो रही है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि अभी रुको, अभी तुम्हें इसको रोकने का अभ्यास करना चाहिए। तो वो धीरे धीरे वो बच्चा जो है, या फिर अभी सब लोग आए हुए हैं यहाँ पर, सब जो है गेस्ट बैठे हुए हैं, अभी थोड़ी देर बाद तुम इसको जो है वो जाना वॉशरूम, बाद में जाना, पहले ये सारे गेस्ट वगैरह चले जाएं फिर मैं तुम्हारे साथ हेल्प करके करती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि वो एक हैबिट हो जाती है कि उसको रोकना। तो पहले तो जो बच्चा होता है जब अब छोटा होता है, या पहले हम जो ये अभ्यास कर रहे होते हैं इसको रोकने का, उससे जो एक प्रवृत्ति डेवलप होती है हमारी बॉडी में कि जो भी एक्सक्रीटरी चीज़ है जिसको बाहर निकल जाना चाहिए उसको रोकने की आदत हो जाती है। तो ये केवल फिजिकल चीज़ें ही रोक नहीं रहा है, ये सिर्फ उसी मल को रोक नहीं रहा है, बाद में उसको क्या होता है कि जितनी भी वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें, पैसा वैसा जो भी उसको पास मिलता है, तो इतना कंजूस हो जाता है उसको खर्च करना ही नहीं चाहता है। इसी तरह से जो भी उसके मन में जो भाव उत्पन्न हो जाते हैं वो ऑब्सेसिव होता रहता है, उनको पकड़ के उसके माइंड में पूरी ब्लॉकेज हो जाती है, लेकिन वो अपने माइंड को ओपन करना ही नहीं चाहता है। वो अपनी सारा एक्सक्रीटा, सारी नेगेटिविटी अपने अंदर होर्ड ही कर लेना चाहता है। तो आपको मॉडर्न साइकोलॉजी में होर्डिंग पर्सनैलिटी के लिए वो वाली जो कि रीज़न क्या होता है, वो कैसे बाद में कैसे डेवलप हो जाती है, उसके लिए जो रीजनिंग दी गई है वो तो दी गई है, उसको तो आप वहीं से पढ़िए, लेकिन ये जो रीजनिंग दी गई है ये आयुर्वेद की रीजनिंग, ये वहाँ पर कहीं मिलती नहीं है। बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट को समझते हैं, आपके न्यू सिलेबस में इसीलिए एक सर्वे भी
जो है वो आप लोगों को करने के लिए कहा गया है। जो न्यू सिलेबस है उसमें कहा गया है कि भाई आप जाओ और लोगों से पूछो कि कौन कौन से वेग वो धारण करते हैं सामान्यतः और उनके क्या क्या लक्षण हैं, फिर आप उनसे उसको मैच करिए। ऐसा करके आपका एक फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस है उसमें सर्वे दिया गया है। तो उस सर्वे का कोई अभिप्राय है, उसको करने से क्या होगा कि आपको आगे चल के जब आप पेशेंट को देखेंगे तो आपको उसमें डायग्नोसिस में बहुत हेल्प मिलती है। और साथ ही साथ में ये जो सारी फिज़िकल चीज़ें होती हैं ये कहीं ना कहीं हमारी साइकी को भी, साइकोलॉजिकल स्टेटस को भी अफेक्ट करती हैं, क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि बॉडी एंड माइंड आर इंसेपरेबल एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट। तो इसलिए जब फिज़िकली हम कोई काम करते हैं तो उसका जो इम्पेक्ट होता है वो हमारे माइंड पे भी उसी तरीके से आ जाता है। तो इसीलिए सभी किसी भी वेग को धारण करने की हैबिट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए विशेष रूप से जो है वो आयुर्वेद में हमको बताया गया है। तो आपको ये सब बातें समझ में आएंगी। और फिर उसके बाद में जो है, क्योंकि उन्होंने मूत्र पुरीशयोः कहा, तो यथाक्रमम को फॉलो करते हुए वो आगे पुरीश के वेग को धारण करने के से क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि पक्वाशे शिराशूलम वातवर्चो अप्रवर्तनम पिंडिको उद्वेष्टनम आधमानम पुरीशे स्याद विधारिते। यानी जब पुरीश के वेग को रोक लिया जाता है तो पक्वाशय यानी लार्ज इंटेस्टाइन के जो एरिया है उसमें और सिर में वेदना होती है, क्योंकि पुरीश का स्थान वही है, स्टूल का प्लेस वही है। और अपान वायु, ठीक है, जो कि अपान एनल्स के थ्रू जो एयर पास होती है, अपान वायु। और मल की अप्रवृत्ति, यानी कि जब हम पहले उसको रोकते हैं बाद में वो प्रवृत्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है प्रवृत्त? क्योंकि क्या होता है कि उसके अंदर भी थोड़ा सा एक लिक्विड पार्ट होता है। स्टूल में भी जो है वो पूरी तरह से ड्राई नहीं होता है। जो नॉर्मल स्टूल होता है वो कैसा होता है, सेमी सॉलिड टाइप होता है, उसके अंदर जलीयांश होता है, वाटरी पार्ट भी उसके अंदर रहता है। लेकिन अगर स्टूल को रोक लिया जाता है, अगर लार्ज इंटेस्टाइन में उसको रोक लिया गया है, तो क्या होता है कि उसके अंदर जो लिक्विड पार्ट है वो रीअब्जॉर्ब होने लगता है। क्योंकि मल भी जो है वो हमारे शरीर में एक शक्ति प्रदान करता है, ये हमें पता है। अगर ऐसा ना होता तो जब हमें कभी डायरिया हो जाता है तो उसमें अतिसार हो जाता है तो उसमें हम इतनी वीकनेस क्यों फील करते हैं? इससे बिल्कुल सिद्ध होता है कि जो स्टूल होता है उससे भी हमको बल मिलता है, वो भी हमारे लिए एक बल का साधन होता है। उसके अंदर भी जो लास्ट में भी जो न्यूट्रिएंट्स बच गए होते हैं वो भी बॉडी जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि ये एक सिस्टम इतना अच्छा प्रकृति ने बनाया हुआ है कि इसमें कोई भी वस्तु को वेस्ट नहीं जाने देता है। छोटे से छोटा भी जो अंश होता है, जो माइन्यूट भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनको हम कहते हैं, उन सबको भी रीअब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी हमेशा तैयार रहती है। वो कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहती, तो इसलिए वो वहाँ से फिर से रीअब्जॉर्ब होता है। वो हाइड्रेटेड पार्ट जो उसका लिक्विड पार्ट है वो फिर से एब्जॉर्ब होता है, और जब वो फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन जो है बाद में उसको, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि पिंडलियों में ऐंठन होगी, यानी काफ मसल्स जो है वो हमारी वो पेनफुल हो जाएंगी या फिर उसमें कन्वर्जन्स होंगे। और आत्मान जो होता है उसमें क्या होता है, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन होता है, पिंड को उद्वेष्टन आत्मानम। और डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन होगा, हवा ऐसे लगेगा पेट में पूरा भर गई है, उस तरीके का ये जो है लक्षण यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। चिकित्सा क्या करेंगे? स्वेद अभ्यंग अवगाहश्च वर्तयो बस्ति कर्म च हितम प्रतिहते वर्चस्य अन्नपानम प्रमाथि च। तो इसमें क्या करते हैं कि जब इसमें वर्चस भी एक जो है वो पुरीश का या स्टूल का पर्याय बताया गया है। तो जो वर्चस होता है उसके प्रतिहत यानी कि रुक जाने पर क्या करना है? स्वेदन देना है, अवगाह करना है, वर्ती प्रयोग करना है। सपोजिटरी जो होती है ना, जिसमें हम मेडिकेटेड जो है उसको एनस से उस सपोजिटरी को इंसर्ट कर देते हैं, और उसके अंदर जो मेडिसिन होती है वो वहाँ पर जो स्टूल होता है उसको वो सेमी सॉलिड करती है, उसको थोड़ा सा ढीला कर देती है, और फिर वो जो है वो एनस से बाहर आ जाता है। उसे वर्ती या फिर
सपोजिटरी जिसको आप बोलते हो वो होती है, और बस्ती कर्म जो है वो तो करना ही है। अब यहाँ पर एक जो शब्द आया है वो आया है प्रमाथी, है ना। जो प्रमाथी शब्द आया है उसमें चक्रपाणी ने तो प्रमाथी शब्द का अर्थ लिया है अनुलोमन। अनुलोमन शब्द का क्या अर्थ होता है? अनुलोमन का अर्थ होता है कि जैसे वात जो है उसके बाहर जाने का जो स्थान है वो अधोवायु है, उसका जो गति है वो अधोगति होती है, वात की अधोगति होती है। तो यदि वात की गति विपरीत हो जाती है तो उसको उदावर्त कहते हैं, क्योंकि उदा यानी कि ऊपर की ओर, वर्तन यानी जाने वाली, ऊपर की ओर जाने का व्यवहार रखने वाली जो वायु होती है उसको उदावर्त कहा गया है, क्योंकि सामान्यतः जो उसका स्वभाव है वात का वो अधो मार्ग से बाहर जाने के लिए कहा गया है। तो यदि वो अधो मार्ग पे जाने के लिए उसकी प्रकृति है और अधो मार्ग से ही वो जाती है, और जो भी वस्तु उसे कहते हैं वात का अनुलोमन होना, ठीक है ना। और अगर वो विपरीत दिशा में जाती है तो उसको कहते हैं वात का प्रतिलोम होना। तो अनुलोम और प्रतिलोम, जब प्रतिलोम गति करती है तो उदावर्त रोग होता है, और जब वो अनुलोम गति करती है तो वो सामान्य होता है। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने जो ये कहा है प्रमाथी, तो प्रमाथी का जो चक्रपाणी अर्थ ले रहे हैं वो तो ले रहे हैं वातानुलोमन से ही, लेकिन जो शारंगधर है, शारंगधर जो भेषज कल्पना के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसका जो अर्थ लिया है, शारंगधर जो है उसका पूर्व खंड है, चौथे अध्याय का 24वां श्लोक है, जिसमें उन्होंने कहा निज वीर्येण यद द्रव्यम स्रोतोभ्यो दोष संचयम निरस्यति प्रमाथी स्यात् तद यथा मरीचम वचा। अर्थात उन्होंने कहा कि जो द्रव्य निज वीर्य से यानी अपने वीर्य से स्रोत से दोषों का निरसन करता है, यानी कि अपना निज का वीर्य कौन सा होता है? एक्टिव पोटेंशियल, ठीक है। एक्टिव पोटेंशियल जो किसी भी औषधि का होता है उसको वीर्य कहा जाता है। तो जो द्रव्य अपने एक्टिव पोटेंशियल से निज वीर्य से किसी भी स्रोत से मल को बाहर निकालता है वह प्रमाथी कहलाता है, जैसे कि मरीच बचा। अर्थात जो अन्नपान स्रोत से मल को पृथक करते हैं वह प्रमाथी कहलाते हैं। माथी अब तो आपको मथना भी कहते हैं ना, जैसे हम मलाई लेते हैं फिर उसको मथते हैं तो फिर उसमें से नवनीत निकलता है ना। तो वो भी यहाँ पर इसी प्रकार से कहना चाह रहे हैं। तो आज हम इस जो सेशन है, जो लेक्चर है, उसको यहीं तक रखेंगे, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों ने ये सजेशन दिया कि जब वो लंबा हो जाता है तो हमारा कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप 22-25 मिनट का ही लेक्चर जो है वो रखा करें ताकि हम आराम से उसको सुन सकें। तो आप जिन भी छात्रों ने मुझे ये सुझाव दिया, सबसे पहले मैं उन सब का धन्यवाद करती हूँ, और मैं आप सभी से आशा भी करती हूँ कि आप इसी प्रकार से अपना पॉजिटिव या नेगेटिव क्रिटिसिज्म देते रहेंगे, जिससे कि मैं अपने आप को और अधिक सुधार सकूं, और जहाँ पर भी मुझसे कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो रही हैं जिसकी वजह से आप चरक में उतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं उन कमियों को, उन त्रुटियों को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।